1988 में राजीव गांधी की सरकार, उसने निर्वाचन प्रणाली में कुछ सुधार किए। सन 75 के सुझाव उसमें से कुछ लागू हुए, कुछ बचे रहे, और सन 85 के आए हुए कुछ सुझाव चुनाव आयोग के, इन सब सुझावों के मद्देनज़र को ध्यान में रखते हुए 1988 में राजीव गांधी सरकार ने कुछ कदम उठाए और कुछ सुझावों को मूर्त रूप दिया। पहला उसमें था कि आतंकवादी गतिविधि, जमाखोरी, खाद्य पदार्थों में मिलावट, तस्करी और दवाइयों आदि में मिलावट, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन करने वाले और महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में खड़े होने से अयोग्य बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि जिन लोगों पर ये अपराध साबित होते हैं वे लोग चुनाव में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे। तो एक अच्छा खासा अपराधी वर्ग चुनाव से वंचित हो जाएगा, जो हमारी राजनीति का अपराधीकरण, बढ़ता अपराधीकरण जो है वो कुछ हद तक थमेगा। अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीतिज्ञों का अपराधीकरण, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है, और उसी के तहत राजीव गांधी ने अपराधियों और राजनीतिज्ञों के बीच के संबंध को तोड़ने के लिए उन्होंने ये प्रावधान किया और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया, साथ में महिलाओं के विरुद्ध अपराध साबित होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी। दूसरा था, मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। तीसरा, निर्वाचन प्रक्रिया में जो सरकारी तंत्र शामिल होगा उसे निर्वाचन आयोग के अधीन कर दिया गया। निर्वाचन के दौरान सरकारी तंत्र जो अभी तक शासन के ही अंतर्गत होकर चुनाव के कार्य करता था, अब वह शासन के ठीक नीचे आ जाएगा। अब वह चुनाव आयोग के ठीक नीचे आ जाएगा और उनके आदेशों के अनुसार कार्य करेगा। इससे चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्रता, इससे राजनीतिक दलों का सरकारी तंत्र पर दबाव रुक जाएगा। चौथा, दल बदल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की व्यवस्था की गई। दल बदल पर हम आगे बात करेंगे। पांचवा, मतदान मशीनों की व्यवस्था की गई। किसकी? मतदान के मशीनों की। इस प्रकार राजीव गांधी के काल में, उनकी सत्ता में जो 3 बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, सुधार हुए जो हमारी चुनाव प्रक्रिया में, दल बदल संबंधी कानून को लेकर, बैलेट पेपर के बदले ईवीएम मशीन, और उसके साथ ही आयु, न्यूनतम आयु को घटाकर 18 वर्ष कर देना 21 वर्ष से। लेकिन ये तो बहुत थोड़े सुधार थे, और जो हमारे चुनावी प्रक्रिया के जो दोष हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, उन दोषों को कम करने में उसमें इतनी राहत नहीं मिली या इतने फ़ायदे नहीं हुए जितनी अपेक्षा थी। खैर, उसके बाद भी सुधारों की प्रक्रिया में समितियां बनती रहीं, और मई 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जब आई थी तो उस सरकार में जो विधि मंत्री थे श्री दिनेश गोस्वामी, इनकी अध्यक्षता में एक चुनाव समिति बनी और उसने एक सुझाव दिए, कुछ सुझाव दिए। तो गोस्वामी समिति के सुझाव, 1990 के स्थापित समिति के सुझाव में पहला सुझाव था कि मतदान केंद्रों पर यदि कब्जा हो तो पुनर्मतदान हो। कब्जे की स्थिति में पुनर्मतदान का सुझाव। दूसरा, चुनाव याचिकाओं का निपटारा त्वरित गति से हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, चुनाव याचिकाएं सामान्यतया पराजित उम्मीदवार या मतदाता विजयी उम्मीदवार के खिलाफ करता है। तो विजयी उम्मीदवार प्रतिनिधि तो बन जाता है और बना रहता है तब तक जब तक कि
चुनाव याचिका का निर्णय न हो जाए। इस स्थिति में कई वर्ष लग जाते हैं और कई बार ऐसा भी हुआ कि वो पूरा कार्यकाल अपना निकाल लेता है और बाद में मालूम पड़ता है कि इसका चुनाव गैर कानूनी था, अवैध था। तब तक बहुत विलम्ब हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रस्ताव था कि इसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि इनके ऐसे चुनाव याचिकाओं के निपटारा जल्दी हो। तीसरा, किसी भी स्थान के लिए 6 माह के भीतर उपचुनाव सुनिश्चित किया जाए। कुछ ऐसे उदाहरण हुए भारत में जब उपचुनाव कराने में बहुत विलम्ब हो गया। और उपचुनाव की स्थिति कब आती है? जब या तो मतदाता की मृत्यु हो या तो उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है चुनाव प्रचार के दौरान, या प्रतिनिधि जो है वह इस्तीफा दे देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, आदि आदि, या दल बदलने की स्थिति में भी कई बार सीटें खाली करना पड़ता है। तो इसमें उपचुनाव 6 माह के अंदर सुनिश्चित किए जाएं, इसका प्रावधान, इसका प्रस्ताव दिया गया। तीसरा था या चौथा कि सभी मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र। बहुत से ऐसे उदाहरण आए जहां पर पहचान पत्र या तो नहीं था या बिना फोटो के था, और फिर भी उनका नाम चूंकि मतदाता सूची में था, मतदान अधिकारी ने उसकी अनुमति दी। अब यहाँ पर ये प्रस्ताव आया, सुझाव आया कि ये कंपलसरी कर दिया जाए कि फोटो आईडी ही रहे। पांचवा जो इसका प्रस्ताव था कि 2004 में, बल्कि ये प्रस्ताव नहीं था, इतनी प्रस्तावों के बाद 2004 में चुनाव आयोग ने चुनाव सुधारों पर प्रस्ताव शीर्षक से अपने कुछ और सुझाव तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भेजे। 2004 जब एनडीए की सरकार पराजित होती है और यूपीए की सरकार सत्ता में आती है, जिसका नेतृत्व श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, तो उनको प्रस्ताव जाता है चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से एक सुझावों का प्रस्ताव। इसमें जो प्रमुख बल था, जो प्रमुख बात थी, वो थी अपराधियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। अपराधी कौन होंगे, किन्हें अपराधी माना जाए, इसको परिभाषित करना जरूरी हो गया, क्योंकि मात्र किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना अब इसका मतलब ये नहीं कि वह अपराधी सिद्ध हो गया है। और बहुत से कुछ ऐसे मुद्दे थे कि अपराधी किसे माना जाए, इसकी परिभाषा को लेकर काफ़ी विचार विमर्श हुआ, लेकिन प्रस्ताव तो ये आया था कि अपराधियों को चुनाव से हटाया जाए, चुनाव में खड़े होने की इजाज़त न दी जाए। संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव सुधार हेतु समय समय पर प्रस्ताव आते रहे, सुधारों के लिए प्रयास होते रहे, और कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिली है। लेकिन और कुछ सुझाव इसमें दिए जा सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार रोकने के लिए संयुक्त प्रयास पर बल। भ्रष्टाचार की चर्चा मैं पूर्व में कर चुका हूँ। बहुत तरीके अपनाए जाते हैं उम्मीदवारों को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, परिणामों को प्रभावित करने के लिए। कुल मिलाकर चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, साम दाम दंड भेद, इसके लिए कुछ समग्र रूप से प्रयास हो, ऐसा प्रस्ताव था। दूसरा, नैतिकता पर बल देने का, राजनैतिक नैतिकता, इस पर ज्यादा जोर दिया जाए। तीसरा प्रस्ताव बड़ा अहम था कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हों। अभी भी ये प्रस्ताव लोगों के सामने है, पटल पर है, लेकिन लागू करने में कुछ तकनीकी कठिनाइयां हैं। इसके साथ ही साथ कुछ सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी इसमें आते हैं, इसलिए ये अभी तक फिलहाल इसे कानूनी रूप में बदला नहीं जा सका है। लेकिन ये प्रस्ताव इसलिए है कि खर्चे बचेंगे, और जो काल होता है जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट का काल कहते हैं, आचार संहिता का काल, जिस समय सरकार एक तरीके से निष्क्रिय रहती है चुनावी बाध्यता के कारण,
वो निष्क्रिय काल कम होगा, निष्क्रियता का काल कम रहेगा, खर्च भी बचेंगे। तो इसलिए ये प्रस्ताव काफ़ी अहम है और इस पर अभी भी विचार जारी है। अगला जो सुझाव है वो आता रहता है कि मतदान की अनिवार्यता को लागू करने संबंधी। मैंने जैसा बताया पूर्व में बारंबार कि 30% पाने वाला उम्मीदवार भी कई जगह चुनाव जीता है, 27% पाने वाला उम्मीदवार भी जीता है, जो वास्तव में गैर अलोकतांत्रिक है, वास्तव में अलोकतांत्रिक है। और बहुत बड़ी चिंता की बात है ऐसा होना, लोकतंत्र की मजबूती को ये दुष्प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ सुझाव आए हैं कि मतदान को आवश्यक कर दिया जाए, अन्यथा किसी तरह का दंड का प्रावधान किया जाए उन लोगों के लिए जिन्होंने मतदान नहीं दिया। क्या ये संभव है? विचार अच्छा है, पर धरातल पर इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। तो मतदान की अनिवार्यता को लागू करने के बारे में भी विचार विमर्श होता रहता है और रास्ते निकाले जा रहे हैं कि कैसे इसे सुनिश्चित किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान दें। अगली सुझाव की श्रृंखला में कि निर्वाचन याचिकाओं पर तुरंत निर्णय लिया जाए, यह पूर्व में भी प्रस्तावित था और अभी भी प्रस्तावित है और इस पर प्रयास चल रहा है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे निर्वाचन संबंधी मामलों का निपटारा तुरंत हो और जो वास्तव में जो विजयी हुआ है उसे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले और इसमें ज़्यादा विलंब ना हो। साथ ही साथ गलत तरीकों से कोई विजयी हुआ है उस पर भी लगाम लगे। गलत प्रक्रियाओं का, प्रथाओं का उपयोग करके लोग यदि सफल होते हैं तो उस पर रोक लगाई जाए। और अगले सुझाव की श्रृंखला में है जीत प्राप्त करने के लिए मिनिमम 50% मत अनिवार्य कर दिए जाएं, अर्थात साधारण बहुमत मिलना आवश्यक है विजयी उम्मीदवार घोषित होने के लिए, अन्यथा दूसरी बार पुनः मतदान हो। ये वाला जो सुझाव है वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। 50% मतदान, 50% मतों के वोट विजय उम्मीदवार के पक्ष में जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि ये इस बात को साबित करेगा कि कम से कम मत देने वाले लोगों के में आधे से ज़्यादा लोग उसे अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा। किसी उम्मीदवार को 40% मत मिले और वो सबसे आगे है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के तहत उसे विजयी घोषित करना है। लेकिन यदि ऐसा नहीं करें, नियम बदला जाए, तो कैसे बदला जाए? क्या पुनर्मतदान हो? क्या और क्या तरीका अपनाया जा सकता है जो लोकतांत्रिक भी हो, न्याय संगत भी हो? पुनर्मतदान में दिक्कत ये है कि क्या गारंटी है कि दूसरी बार के मतदान में 50% मत मिलेगा, साधारण बहुमत मिलेगा विजेता को? पहली बात। दूसरी दिक्कत इसमें यह है खर्च की। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कराना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, काफ़ी खर्च होता है, काफ़ी खर्चीली प्रक्रिया है ये। तो क्या हम मतदाताओं की जो उदासीनता है उसका खामियाजा उन्हीं मतदाताओं पर डालें कि उसके खर्च का जो व्यय हुआ है, होने वाला है संभावित व्यय पुनर्मतदान में, उस खर्च की जिम्मेदारी किसकी? इन मुद्दों को लेकर बात चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। रही बात पूरी चुनाव प्रक्रिया की, उसका निष्कर्ष क्या? इस अध्याय के पूरे अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में निर्वाचन या चुनाव आयोग की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था को हमारे संविधान निर्माताओं ने
कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया है, संविधान में स्थान दिया है कि वह एक तरीके का अपना अलग उदाहरण है और उनकी दूरदर्शिता को साबित करता है। संविधान निर्माताओं ने जो चुनाव आयोग को जो संवैधानिक मान्यता दी है वह दूरदर्शिता का ही परिणाम है, परिचायक है। फिर भी चुनाव आयोग स्वयं में इन सब बुराइयों को जिनका मैं जिक्र किया हूँ, जो हैं तो बहुत अहम मुद्दे, उसको स्वयं को अकेले हल नहीं कर सकता और न ही चुनाव की जो बुराइयां हैं उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उसके लिए हमें नैतिक बल अपना बढ़ाना होगा, राजनीतिक नैतिकता में वृद्धि करनी होगी। उसके लिए हमें जागरूकता लानी होगी मतदाताओं में और कुछ अन्य सुधार करने होंगे। शिक्षा पे बढ़ावा देना होगा। लेकिन ये बात तय है कि वर्तमान समय के अनुसार चुनाव व्यवस्था में बहुत से सुधारों के लिए विस्तृत बहस जरूरी है और उसके निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है, ताकि जो लोकतंत्र है, जो बड़ी मुश्किलों से हमारे देश को हासिल हुआ है, वह स्थायी रहे, मजबूत रहे, पारदर्शी रहे और सच में वास्तव में लोकतांत्रिक रहे। इस प्रकार ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है और जिसमें हमने पूरी चुनावी प्रक्रिया को समझा है और उम्मीद है कि आप लोग अब हर तरह की चुनाव प्रणालियों से वाकिफ़ हो गए हैं। भारत में किस तरह की प्रणालियाँ किनके लिए अपनाई जाती हैं ये समझ चुके हैं और इसके बाद अब हम प्रश्नों पर आएंगे जो इस अध्याय के कंटेंट से संबंधित हैं और उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों का हल इसी अध्याय के वीडियो से देखते हुए आप इसका हल निकालेंगे। पुनरावृत्ति संबंधी कुछ बिंदु। इन बिंदुओं के तहत आप देखेंगे यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु ये बताने के लिए है कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव क्यों नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों, और इसके साथ कुछ बिंदुओं को लेते हुए क्रमवार अध्याय के क्रमानुसार अन्य कुछ बिंदु दिए हुए हैं जिसमें वयस्क मतदान के दोष भी हैं, जिसमें वयस्क मताधिकार के गुण भी हैं, प्रतिनिधित्व की विभिन्न प्रणालियां दी हुई हैं और साथ ही संवैधानिक संशोधन 61वां संवैधानिक संशोधन इसकी बात की गई है। इसके अलावा विस्तार से कुछ और बिंदुओं को यहाँ पे संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश की गई है। विस्तार इसलिए क्योंकि सभी पहलुओं को यहाँ पर संक्षिप्त में ले लिया गया है, आपके लिए एक दिशा निर्देश के रूप में, एक डायरेक्टिव के रूप में। और उसमें अगला बिंदु आप देखेंगे तो साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में जिक्र है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में कुछ बिंदु दिए हुए हैं। उसके बाद निर्वाचन आयोग को लेकर कुछ बिंदु हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना, उसका स्वतंत्र अस्तित्व, उसकी महत्ता, निर्वाचन आयोग के कार्यों की सूची जो बड़ी विस्तृत है, उसकी हेडिंग्स, निर्वाचन प्रणाली की विशेषताएं। वैसे तो ये विशेषताएं पूरे अध्याय में कहीं न कहीं अध्ययन के दौरान बता दी गई हैं, लेकिन साथ ही अलग से यदि आपसे सवाल आए कि हमारे निर्वाचन प्रक्रिया की विशेषताएं बताएं, तो उस बिंदु पर भी, उस मुद्दे पर भी कुछ बिंदु हैं जो यहाँ संक्षिप्त में दिया है। और उसके बाद भारत में निर्वाचन प्रणाली के गुण और दोष बड़े गहरे, बड़े भारी हैं और हमें उन दोषों को मद्देनज़र रखते हुए एक सक्षम नागरिक,
एक जिम्मेदार नागरिक जैसा बर्ताव करते हुए सुनिश्चित करना है कि हम अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में इन दोषों ऐसा बर्ताव करें कि ये दोष जो हैं वो हावी ना हो, ये दोष जो हैं वो लोकतंत्र को मजबूत करने के मार्ग में बाधक न बने। अर्थात हम भरसक कोशिश करें कि इन दोषों से हम दूर रहें, इन खामियों को ओवरकम करते हुए हम देश की चुनावी प्रक्रिया में एक संपूर्ण योगदान, समग्र योगदान दें। और इस प्रकार इन बिंदुओं के साथ एक जिसको कहते हैं कि संक्षिप्त में त्वरित गति से आप रिकैप, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है? चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है? और इसी में अगला बिंदु जो है इसी प्रश्न में वह है, भारत में कौन सी चुनाव प्रणाली अपनाई गई है और क्यों? तो 3 बातें इस प्रश्न में हैं, चुनावों की आवश्यकता, भारत में प्रचलित प्रणाली और क्यों। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भारत में चुनाव को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान हैं, उनके बारे में बिंदुवार लिखें। ये कैसे सुनिश्चित किया गया है कि चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र है? ये प्रश्न दूसरा। तीसरा प्रश्न, भारत में चुनाव सुधार क्यों आवश्यक है? वर्णन करिए। चुनाव प्रणाली के 5 दोष बताते हुए इनके संभावित सुधार पर आप अपने विचार लिखें। चुनाव संबंधी 5 दोष बताते हुए इनमें अपने विचार, सुधार संबंधी विचार लिखें। निर्वाचन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, अर्थात इसके क्या मायने हैं? ये चौथा प्रश्न है। निर्वाचन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? भारत की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन करें। भारत की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन करें, अर्थात वे सारे 15-16 बिंदुओं को बिंदुवार लिखें, क्रमवार लिखें, जो चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत से अंत तक लिए जाते हैं, चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। और अंतिम प्रश्न है इसमें, भारत के चुनाव में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के तरीके का वर्णन करें। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के तरीकों का वर्णन करें। उसके बाद और यह साबित करें कि यह लोकतांत्रिक है। ये जो तरीके हैं जो आप बताएंगे, ये लोकतांत्रिक तरीके हैं, ये साबित करें। इस प्रकार ये 5 प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। ये अध्याय बड़ा विस्तृत है और हमारे राजनीतिक व्यवस्था का आधार है, हमारी लोकतंत्र का आधार है, हमारे अपने प्रतिष्ठा का आधार है। इस पूरे अध्याय के सभी बिंदुओं को संक्षिप्त रूप में एक बार आप और पढ़ें, बिंदुवार कम से कम उसे, जो इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष है। आखिर वे बिंदु कौन से हैं, उस पर नजर रखते हुए पुनरावृत्ति करें और फिर इन प्रश्नों के उत्तर